हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, अध्याय 4 जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वन्य समाज और उपनिवेशवाद का एक दूसरे से लिंक है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित किया और उसके क्या परिणाम हुए। दोस्तों, वन्य समाज तो आप सभी जानते ही हैं। साथ ही उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जब एक देश के लोग किसी दूसरे देश पे कब्जा करके वहां पे अपनी कॉलोनी स्थापित कर लेते हैं। जैसे कि हमारे देश में भी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगों ने आके अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो दोस्तों, किस तरह से उपनिवेशवाद ने वन्य समाज को प्रभावित किया ये हम जानेंगे। तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे वनों से लाभ। हम जानते हैं वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं, हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। वनों से हमें क्या क्या मिलता है। डाई, डाई रंजक मीन्स जो हम कलर करते हैं, ये हमें वनों से ही मिलते हैं। इमारती लकड़ियां जो हमारी इमारतें बनती हैं और लकड़ी का यूज होता है खिड़की दरवाजे वगैरह में, ये सभी हमें वनों से मिलती हैं। और वनों से दवाइयाँ मिलती हैं। इसके अलावा मसाले मिलते हैं, शहद, चाय, कॉफी मिलती है, गोंद मिलती है, रबड़ मिलती है और चर्म शोधक यानी कि चमड़े को शुद्ध करने वाला टैनिन मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हमको वनों से मिलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वनोन्मूलन की। वनोन्मूलन क्या होता है? वृक्षों का वृहद पैमाने पर कटाई वनोन्मूलन कहलाता है। औपनिवेशिक काल में वनोन्मूलन की प्रक्रिया व्यापक और व्यवस्थित हो गई थी। 1700 ईस्वी से 1995 ईस्वी के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल विभिन्न उपयोग की वजह से साफ कर दिए गए थे। 139 लाख वर्ग किलोमीटर, ये हुआ था 1700 से लेकर 1995 के बीच में। वनोन्मूलन के कारण क्या थे? किस किस चीज के लिए वन काटे गए थे? ईंधन के लिए, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता के लिए और वैज्ञानिक वानिकी के लिए, रोपण कृषि जैसे चाय, कॉफी और रबड़ आदि के लिए, रेलवे लाइन के निर्माण में स्लीपरों के उपयोग के लिए। स्लीपर दोस्तों, जो रेल की पटरियों के नीचे जो लकड़ी के लट्ठे बिछे रहते हैं उनको स्लीपर कहते हैं। और खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता के लिए, शहद, चाय और कॉफी के लिए और व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए वन काटे गए थे। भारत में वन विनाश के कारण, भारत में क्या क्या कारण थे? बढ़ती आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण पेड़ कटौती का विस्तार, रेलवे लाइनों का विस्तार और रेलवे में लकड़ियों का उपयोग। जैसे कि मैंने बताया, स्लीपर जो होते हैं वो लकड़ियों के लट्ठे होते हैं जो ट्रेन की पटरियों के नीचे बिछाए जाते हैं। और यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया ताकि इसका बागान बनाया जा सके। भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था? तो ड्राइटिच बेंडिस को भारत का पहला वन महानिदेशक बनाया गया था। ये दोस्तों याद रखने वाला पॉइंट है। डाइट्रिच ब्रेंडिस भारत का पहला वन महानिदेशक। भारतीय वन सेवा कब शुरू हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब बात करेंगे वन अधिनियम की। दोस्तों, 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया। 1878 के वन अधिनियम के द्वारा जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया, जहां से ग्रामीण अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। ये आरक्षित वन थे जहां से ग्रामीण वहां से कोई भी सामान नहीं ले सकते थे। और मकान बनाने के लिए, ईंधन के लिए वे सिर्फ सुरक्षित या ग्रामीण वन से ही लकड़ियां ले सकते थे, वह भी अनुमति लेकर। इसके लिए परमिशन लेनी होती थी पहले विभाग से, तब आप वहां से लकड़ियां ले सकते थे। और आरक्षित जो वन था उसमें से आप कुछ भी नहीं ले सकते थे।
बात करेंगे वैज्ञानिक वानिकी की। वैज्ञानिक वानिकी क्या थी? 1906 ईस्वी में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहां वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैज्ञानिक वानिकी क्या था? एक ऐसी पद्धति थी जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई कर उसके स्थान पर कतारबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे। यानी जो नेचुरल वन थे उनको काटा जाता था और उनकी जगह पे फिर अपने तरीके से कतारबद्ध यानी कि एक लाइन में पेड़ लगाए जाते थे एक ही प्रजाति के। ये था वैज्ञानिक वानिकी। लेकिन आज यह पद्धति पूर्णतया अवैज्ञानिक सिद्ध हुई हुई है। यानी कि ये जो है ये सक्सेसफुल नहीं है और ये आज की दशाओं में लागू नहीं हो पाती है। वन कानूनों का प्रभाव क्या था? लकड़ी काटना, पशुचारण, कंदमूल इकट्ठा करना। कंदमूल मीन्स उसके फल, वनों से जो फल वगैरह इकट्ठे करते थे उनको कंदमूल कहते थे आदि, ये सब गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। और वन रक्षकों की मनमानी बढ़ाई गई। जो वन रक्षकों में जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनको काफी अधिकार दे दिए गए थे। और घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई, घुमंतू चरवाहों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली महिलाओं उम, का असुरक्षित होना और रोजमर्रा की चीजों के लिए वन रक्षकों की दया पर निर्भर होना। अगर वन रक्षक दया करेगा तभी आपको चीजें मिल पाएंगी, अन्यथा नहीं मिल पाएंगी। जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों को जंगल से बेदखल होना पड़ा और जिससे उनके सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। और अब बात करेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद, जैसा कि चैप्टर का नाम है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के लगभग 9.3% भाग का औद्योगिक इस्तेमाल खेती बाड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। जमीन की बेहतरी, अगर हम बात करें सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। लेकिन अगर हम बात करें अभी की तो यह आंकड़ा लगभग बढ़कर आधे तक पहुंच गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती गई। किसानों को जंगल साफ करके खेती की सीमा का विस्तार करना पड़ा और औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी बहुत सारी वजह थी, बहुत सारी वजह थी, जैसे कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। अब बात करें पटरी पर स्लीपर। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। क्योंकि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेल की शुरुआत की गई थी। तो इसी दौरान लाइनों के प्रसार के लिए, लाइनें बिछाने के लिए स्लीपरों की जरूरत पड़ी और स्लीपर के लिए बहुत अधिक मात्रा में वनों की कटाई की गई। शाही सेना के आने जाने के लिए और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें बहुत जरूरी थी और इंजनों को चलाने के लिए ईंधनों के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। केवल 1 मील लंबी रेल के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की जरूरत पड़ती थी और भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला था। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी और रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ पेड़ों को बहुत बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था। अगर हम बात करें अकेले मद्रास की तो प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए और सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के आसपास जंगल तेजी से गायब होने लगे। यूरोप में चाय और कॉफी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों को एक भारी हिस्सा साफ कर दिया गया। यानी प्राकृतिक वनों को काट के वहां पर चाय और कॉफी के बागान लगा दिए गए। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिए।
अब करेंगे बात व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत ब्रेंडिश नाम का एक जर्मन विशेषज्ञ था। उसने यह महसूस कराया कि की वन लोगों को कि वन का संरक्षण जरूरी है और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। तो ये कौन व्यक्ति था? ब्रेंडिश नाम का व्यक्ति था, जर्मन विशेषज्ञ। और पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर जंगलों की लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। और इस तंत्र में पेड़ काटने वालों को सजा का भागी बनना होगा। अलग अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, जिन्हें बागान कहा जाता था। बागान यानी कि अपनी जरूरत के हिसाब से पेड़ लगा दिए जाते थे प्राकृतिक वनों को काटकर। ये थी व्यावसायिक वानिकी और इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है ब्रेंडिस नाम के व्यक्ति को। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? लोगों के जीवन पर इस वनोन्मूलन के से क्या प्रभाव पड़े? जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे और पत्तों के लिए जंगल में अलग अलग प्रजातियों का पेड़ चाहते थे, वहीं इनसे अलग वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके, और ऐसी लकड़ियां जो सख्त हों, लंबी हों और सीधी हों। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली। जंगल वाले इलाके में लोग कंदमूल, फल और पत्ते आदि वन उत्पादों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। दवाओं के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल होता था और हल के रूप में, हल भी लकड़ी का बनाया जाता था। और खेती वाले औजार बनाने के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। बांस से टोकरी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और इस वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ती गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं का चारा, यह सभी रोजमर्रा की गतिविधियों अब गैर कानूनी बन गई थी। और अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में उन्हें वन रक्षकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी वन रक्षक उनसे फिर उसके लिए घूस ऐंठते थे। अगर पकड़े जाते थे तो उन्हें छोड़ने के लिए घूस लेते थे वन रक्षक। शिकार की आजादी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने जंगल वासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। जंगल कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपने जीवन यापन करते थे। यह एक पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने पर अवैध शिकार को दंडित किया जाने लगा, अवैध शिकारी को। और हालांकि शिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी, परंतु अंग्रेज अफसरों व नवाबों को अभी भी ये छूट मिली हुई थी। यानी आम लोगों पर पाबंदी लगी हुई थी और जो खास लोग होते थे, अंग्रेजी अफसर और नवाब वगैरह, उन पे उन्हें छूट थी शिकार करने की। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघों को मारा था। ये शिकार मनोरंजन के साथ साथ अपनी प्रभुत्ता सिद्ध करने के लिए किए जाते थे। वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के लिए बगावत की। इनको वन विद्रोह कहा गया। दोस्तों, यहाँ पे वन्य समुदाय शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वन्य समुदाय का मतलब है जो लोग वनों में रहते हैं या फिर वनों पे निर्भर रहते हैं। तो उन्होंने जो ये नए नियम उन पर थोपे गए, इनका विद्रोह किया और इसको वन विद्रोह कहा गया। अब बात करेंगे बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जमाने बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग हर एक गांव को, उसकी जमीन को धरती माँ मानते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वह एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं। कुछ लोग अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक गांव का समूह, गांव के मुखिया जुड़ते हैं और
जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब दोस्तों एक नया वर्ड आता है, ब्लैन डॉग डियंस्टेन। दोस्तों डचों ने पहले जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। यानी कि मैं रिपीट करता हूँ, डचों ने पहले जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया था और वहां पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर मुक्त कर दिया गया, इसमें छूट दे दी गई कि सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम वो मुफ्त में करेंगे, और इस आधार पर उनको वनों से लकड़ी वगैरह ले जाने दी जाएगी। तो इस व्यवस्था को ब्लेंडोंग डियंस्टेन कहा गया। बात करेंगे जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में माना जाता है। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे, उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। और डचों ने जब 18वीं सदी में जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, तब इन्होंने भी कोशिश की किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। और दोस्तों अब बात आती है जावा में डचों द्वारा वन कानून। जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद दोस्तों ग्रामीणों का वनों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं जावा की, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। और वनों से लकड़ियों की वनों से लकड़ियों की कटाई कुछ विशेष कार्यों जैसे नाव बनाने और घर बनाने के लिए किया जा सकता था, वह भी विशेष वनों की निगरानी, वन रक्षकों की निगरानी में। और मवेशियों के चारण परमिट के बिना लकड़ियों की ढुलाई और वन के अंदर घोड़ा गाड़ी या मवेशी पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान दिया गया था। सामनो विद्रोह। दोस्तों महत्वपूर्ण घटना है सामनो सामिनो विद्रोह। ये क्या है? डचों के इस कानून के खिलाफ सामिनों ने विद्रोह किया। ये एक गांव का एक निवासी था वहां पर, सामिनो। इसने जो ये कानून बनाए थे डचों ने, इनका विद्रोह किया। सुरोन्तिको सामिन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका मत था, उसका कहना था कि जब राज्य ने हवा, पानी, धरती या जंगल नहीं बसाए हैं तो उन पर यह उस पर कर भी नहीं लगा सकते। उसका मानना था कि ये चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, तो इस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। राज्य ने हवा, पानी, धरती और जंगल नहीं बसाए हैं, तो उस पर राज्य कर नहीं लगा सकता है। विद्रोह के तरीके क्या क्या थे? सर्वेक्षण करने आए डचों के सामने जमीन पर लेट जाना, लगान या जुर्म ना भरना, ये उनके विद्रोह के तरीके थे। बेगार से इनकार करना, और जावा पर जापानियों के कब्जे ये ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति के तहत सागौन और आरा मशीनों के लट्ठे जला दिए ताकि वे जापानियों के हाथ ना पड़े। और इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य कर अपने युद्ध उपयोग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? ये हम जानेंगे एक एक करके। झूम खेती करने वालों को घुमंतू और अ, घुमंतू और चरावाह समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पादों को। तो एक एक करके हम जानेंगे इनको कि इनको किस तरह से प्रभावित किया। दोस्तों वन प्रबंधन की नीति में आए बदलाव का झूम खेती करने वालों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। खेती की इस पद्धति को प्रतिबंधित किए जाने के कारण उन्हें दूसरा व्यवसाय अपनाना पड़ा। और घुमंतू और चरवाहों को कैसे प्रभावित किया? नई नीति के तहत इन समुदायों को सुरक्षित वनों में अपनी गतिविधियां चलाने से रोक दिया गया। फलतः उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई।
और उत्पादों के व्यापार को रोके जाने से इन समुदायों के लिए आय का स्रोत समाप्त हो गया और इनका जीवन यापन कठिन हो गया। लकड़ी और व्यापार को किस तरह से प्रभावित किया? उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को वन प्रबंधन की नीति के तहत इन कंपनियों की लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया और इस समूह के लोगों को इस नीति का सर्वाधिकार लाभ पहुंचा। फलतः उन्होंने अपने और सरकार के लिए विशाल मात्रा में वनों के दोहन और आदिवासियों के शोषण द्वारा धन जुटाया। बागान मालिकों बागान मालिकों को किस तरह से प्रभावित किया? बागान मालिकों को अपने व्यवसाय व्यवसाय से बहुत अधिक लाभ हुआ। वन प्रबंधन के उपरांत चाय, कॉफी, रबड़ आदि के नए नए बागान विकसित किए गए। इन बागानों में जीवन यापन से हीन आदिवासियों से मुफ्त काम करवाया जाता था क्योंकि इन उत्पादों का निर्यात होता था। अतः सरकार और फर्म दोनों को बहुत अधिक लाभ हुआ। शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेजी अफसरों को हालांकि जंगलों में शिकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इसमें भेदभाव बरता गया। राजा, महाराजा और अंग्रेज अफसर इन नियमों के बावजूद शिकार करते थे और उनके उसके साथ सरकार की मौन सहमति थी क्योंकि बड़ी बड़ी जंगली जानवरों को वे आदि असभ्य और बर्बर समुदाय का सूचक मानते थे। अतः भारत को सभ्य बनाने के लिए नाम पर इन जानवरों का शिकार चलता रहा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है बस्तर और जावा की औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानता थी? दोस्तों जावा, हमने जैसे कि बात की, जावा इंडोनेशिया का द्वीप है और बस्तर यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है। तो इसमें क्या समानता थी औपनिवेशिक वन प्रबंधन में, जानेंगे। नंबर 1, जावा में डचों ने वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। दोस्तों बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में जो समानता है वो इस तरह से है। नंबर 1, जावा में डचों ने वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जबकि बस्तर में अंग्रेजों ने। वहां पे डच थे, यहाँ पे अंग्रेज थे। बस्तर और जावा दोनों स्थानों में ही वन नियमों को कठोरता से लागू किया गया। जिस तरह से यहाँ पे कठोर नियम बस्तर में लागू किए गए, वैसे ही कठोर नियम जावा में डचों ने लागू किए। और बस्तर और जावा दोनों में ही नियमों के अंतर्गत वनों का वर्गीकरण किया गया एवं सुरक्षित वनों में लकड़ी काटने और वन उत्पादन एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और बस्तर और जावा दोनों में ही क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बतानी है हमको। रेलवे की भूमिका, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यवसाय खेती, चाय कॉफी के बागान और आदिवासी और किसान। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे रेलवे की। रेलवे के विस्तार का वन क्षेत्र की कमी में अहम योगदान रहा। रेल की पटरियां बिछाने के लिए आवश्यक स्लीपरों के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ काटे गए। 1 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए 500 पेड़ों की आवश्यकता थी। ये आवश्यकता जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 1700 से लेके 2000 तक। हाँ, 500 पेड़ों की आवश्यकता है और 500 पेड़ों में से लगभग 2000 स्लीपर बनाए जा सकते हैं। तो ये 500 पेड़ काटे जाते थे 1 मील लंबी रेल पट्टी बिछाने के लिए और फलस्वरूप वनों का शीघ्रता से ह्रास हुआ। दूसरा, जहाज निर्माण ने किस तरह से प्रभावित किया? जहाज निर्माण उद्योग वन क्षेत्र में कमी के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारक था। यूरोप में ओक वन लगभग समाप्त हो चुके थे क्योंकि समुद्री जहाज बनाने के लिए एक वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। अतः भारतीय वनों की कठोरता और टिकाऊ लकड़ियों पर यूरोपीय लोगों की नजर पड़ी। उन्होंने इसकी बहुत मात्रा में कटाई करनी शुरू कर दी और जिससे वनों का ह्रास हुआ। कृषि विस्तार ने किस तरह से वन क्षेत्र को प्रभावित किया? भारतीय आबादी तेजी से बढ़ रही थी। फलस्वरूप कृषि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी, परंतु सीमित कृषि भूमि के कारण बढ़ती आबादी की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए बड़े पैमाने पर वनों को साफ करके खेती की जाने लगी और इससे वन क्षेत्र में कमी आई। व्यावसायिक खेती। दोस्तों व्यावसायिक खेती के लिए अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती थी।
अतः बड़े पैमाने पर वनों को काटकर उन्हें कृषि योग्य भूमि बनाया गया। सन 1880 से लेकर 1920 के बीच भारत में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 67 लाख वर्ग किलोमीटर की 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। चाय और कॉफी के बागान। यूरोप में चाय और कॉफी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं को बागान बनाए गए और इनके लिए प्राकृतिक वनों को बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया। इन क्षेत्रों की बड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। आदिवासी और किसानों ने किस तरह से प्रभावित किया वन क्षेत्र को। आदिवासी और छोटे किसान अपनी झोंपड़ियां बनाने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी छिपे वनों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते थे। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्धों से युद्धों ने जंगल क्यों प्रभावित होते थे। युद्धों से जंगल या कैसे प्रभावित होते थे, हम जानेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसमें नंबर 1, नौसेना की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए बनने वाले जहाजों के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी की जरूरत होती थी, जिससे जंगलों को काटा जाता था। और दूसरा, थल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ियों की आवश्यकता होती थी। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।